नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देखो रिजल्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है काउंसलिंग। और सच बताऊं तो यही स्टेज डिसाइड करती है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि रूल्स, राउंड्स, फीस, रिजर्वेशन, चॉइस फिलिंग इतने सारे डाउट्स होते हैं कि स्टूडेंट कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से कई बार बेस्ट कॉलेज मिस हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमसीसी काउंसलिंग के पूरे सिस्टम के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज़ एमसीसी? एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो एमसीसी जो रहता है वो कंडक्ट करता है ऑल इंडिया काउंसलिंग एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि एडमिशन कवर होते हैं नीट यूजी पीजी एग्ज़ाम देने के बाद। अगर आप नीट यूजी देते हैं और ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। तो मुख्य से इसमें जो काउंसलिंग बॉडीज़ है वो होती है एमसीसी, जो कि ऑल इंडिया क्वाटा प्लस सेंट्रल कॉलेजेस के लिए होती है। और स्टेट काउंसलिंग स्टेट कोटा सीट्स के लिए होती है। और बीसीआई वेटेरिनरी कोर्स के लिए होती है। और इसके अलावा आयुष काउंसलिंग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के लिए होती है। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रकार की काउंसलिंग होती है। एमसीसी ऑल इंडिया क्वाटा और सेंट्रल कॉलेजेस के लिए, स्टेट काउंसलिंग स्टेट क्वाटा के लिए, बीसीआई वेटेरिनरी कोर्सेज के लिए और आयुष काउंसलिंग आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एमसीसी में जो हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है। तो 15% जो रहता है वो ऑल इंडिया क्वाटा रहता है ऑल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो इसका मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मध्य प्रदेश में एक जेएमसी कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ पर 15% जो सीट रहेगी वो ली जाती है एमसीसी के द्वारा। और बाकी की जो 85% रहती है वो किसी भी स्टेट कॉलेज के बच्चों के लिए रजिस्टर्ड रहती है। और इसके अलावा अगर हम 100% सीट्स की बात करें जो कि एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा ली जाती है तो वो एम्स, जिपमेर और बीएचयू में होता है। और 15% सीट्स जो रहती है वो रिजर्व्ड है एएमयू, डीयू, आईपी यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी एक्सेट्रा के लिए। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज भी दिए होते हैं। जैसे कि एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, पीडब्ल्यूडी 5%। जी। तो इवन 15% एआईक्यू में भी रिजर्वेशन होता है, जो कि इस प्रकार से है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, पीडब्ल्यूडी 5%। और नो डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर एआईक्यू। ओके। अब बात करते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो सेमी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो कि यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड होती है। तो इनको हम बोल सकते हैं यूजीसी अप्रूव्ड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़। इनके अपने खुद के रूल्स होते हैं, इनमें डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई स्टेट कोटा का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगता है। इसके अलावा रिजर्वेशन नहीं होता है मोस्टली। और एमसीसी जो रहती है वो कंडक्ट करती है यहाँ पर काउंसलिंग। और माइनॉरिटी क्वाटा कुछ कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल हो सकता है। इसके लिए केवल और केवल नीट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एम्स और जिपमेर की। तो एम्स और जिपमेर जो है वो भी, इनके लिए कोई डोमिसाइल रिक्वायर नहीं होता है। फुली अंडर एमसीसी काउंसलिंग जितनी भी सीटें हैं पूरी की पूरी एमसीसी काउंसलिंग के तहत होगी। सेम रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई होगा एज एआईक्यू। और सिलेक्शन जो रहता है वो नीट रैंक के बेसिस पर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईएसआईसी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए। तो ईएसआईसी जो रहता है उसमें कम फीस रहती है और लोअर कट ऑफ जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी नीट क्वालिफिकेशन प्लस वैलिड ईएसआईसी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एमसीसी ही इसके लिए भी काउंसलिंग कंडक्ट करती है। ठीक है। यहाँ पर एक आप ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज
इमेज देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू कॉलेज में। तो 15% जो सीट रहती है वो एमसीसी एआईक्यू के थ्रू होती है, और 85 सीट्स जो रहती है वो स्टेट कोटा के थ्रू होती है। स्टेट कोटा नीड्स दिल्ली डोमिसाइल इंक्लूड बीएमएमसी, यूसीएमएस, एबीवीआईएमएस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कॉलेज के नाम हैं। तो दिल्ली स्टूडेंट्स ओनली फॉर स्टेट कोटा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एएमयू और जेएमआई के लिए। तो एएमयू में ओपन सीट्स रहती है प्लस इंटरनल सीट्स के रहती है, और बहुत ही लिमिटेड रिजर्वेशन रहता है पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए। और जेएमआई का खुद के रिजर्वेशन रूल्स रहते हैं, इंटरनल स्टूडेंट जो रहते हैं उनके स्पेशल कोटा रहता है। यहाँ पर भी एमसीसी ही काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। अब हम बात करते हैं कि एएफएमसी पुणे के बारे में। तो इसका भी खुद का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ये नीट स्कोर को वैलिड मानता है। इसके अलावा खुद का इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और स्ट्रिक्ट मेडिकल फिटनेस एएफएमसी में रिक्वायर्ड होता है। एएमसीसी जो रहता है वो कैंडिडेट की लिस्ट भेजता है, उसके बाद कॉलेज जो रहता है वो नीट स्कोर, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के बेसिस पर डिसाइड करता है। उसके बाद ही आप एएफएमसी पुणे में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि काउंसलिंग राउंड्स जो रहते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और उसके अलावा स्टे वैकेंसी राउंड होता है, और हर एक राउंड में एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं राउंड 1 के बारे में। तो राउंड 1 में सबसे पहले आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है और फ़ी पेमेंट करना होता है। फ़ी पेमेंट भी 2 प्रकार से होती है, पहली रिफंडेबल, दूसरी नॉन रिफंडेबल, तो ध्यान से कीजिए। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है, और चॉइस फिलिंग 1-2 बार आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप लॉक करिए। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग हो जाती है नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आपको लॉक करना होता है। फिर आपको जो सीट जो अलोकेट होगी, जो सीट या कॉलेज आपको अलोकेट होगा वो बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया नीट रैंक होगा। उसके तुरंत बाद आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, अगर आपने रिपोर्ट किया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए या फिर उसको अपग्रेड कर दीजिए। अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो आप राउंड 2 में चले जाते हैं। प्री एग्जिस्ट पहला जो राउंड रहता है उसमें आप प्री एग्जिस्ट अवेलेबल रहता है, मतलब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं राउंड 2 के रूल्स के बारे में। तो इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और आपको इसमें रिपोर्ट करना ही पड़ता है अगर आपको सीट अलोकेट हो गई है। अगर आपने राउंड 1 में सीट अलोकेट हो गई थी और आप नहीं गए थे और राउंड 2 में आ गए, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना ही होता है। अपग्रेडेशन अलाउड फ्रॉम राउंड 1। ठीक है, अगर आप इस पर राउंड 2 पे भी ज्वाइन नहीं करते हैं कॉलेज, तो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लॉस हो जाएगा। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो आपका पेनल्टी पॉसिबल और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रहता है वो लॉस हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 3, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट राउंड है, जिसे फाइनल मेजर राउंड भी कहा जाता है। इसमें यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आप इसमें से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और ये बहुत ही रिस्की राउंड होता है। सीट अगर इसमें मिली है तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इसमें प्रीवियस राउंड्स में जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपका लॉस होगा ही होगा। इसके अलावा आपके डिसक्वालिफिकेशन के रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अलावा एक और राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है। इसमें केवल और केवल जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं वही अप्लाई करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में अप्लाई नहीं किया है, और इनडायरेक्टली जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला वो भी यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं। इसमें कोई विड्रॉवल अलाउड नहीं होता है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज। मैंडेटरी ज्वाइनिंग होती है अगर सीट आपको अलोकेट हो गई है। और जो स्टे वैकेंसी राउंड है यहाँ पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी रूल्स भी अप्लाई होते हैं। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो
रजिस्ट्रेशन फ़ी जो रहती है वो नॉन रिफंडेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, बट राउंड 1 में, राउंड 2 और राउंड 3 में रूल्स वेराई कर सकते हैं। तो बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो रहती है वो 1000 होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 होता है। इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 5000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख होता है जो कि रिफंडेबल होता है। ठीक है। और तो एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 होता है जो कि रिफंडेबल होता है। सिमिलर वे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या सेमी ऑटोनोमस होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी 5000 होगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख होगा जो रिफंडेबल होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि ड्यूरिंग द कॉलेज अलॉटमेंट आपको चाहिए होगा। पहला है नीट एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट। ठीक है। उसके अलावा दूसरा अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको एमसीसी की वेबसाइट के थ्रू या स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। थर्ड 10th-12th मार्कशीट, आईडी प्रूफ में वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST EWS या फिर OBC में है तो। इसके अलावा 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और मेडिकल और ESIC सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है, अगर किसी ने ESIC कॉलेज में एडमिशन लिया है। अगर किसी ने PWD के थ्रू लिया है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो फाइनल एडवाइस जो कि हम देना चाहेंगे बच्चों को, MCC काउंसलिंग में एक छोटी सी गलती भी आपका कॉलेज चेंज कर सकती है। सो रूल्स केयरफुली फॉलो करें और डेडलाइन को मिस ना करें और चॉइस फिलिंग स्मार्टली करो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चेक करो। ठीक है। तो ये कुछ हमने गाइडलाइन प्रोवाइड की है, जैसे कि काउंसलिंग फिल करते समय जो कॉलेज आपने लिया उसको बहुत ही केयरफुली फिल करें, चॉइस फिलिंग काफ़ी केयरफुली करें। इसके अलावा डेडलाइंस हमेशा केयरफुली फॉलो करें, उनको आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग हर एक स्टेट की कॉलेज की कैसे करनी है उसके बारे में भी आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्टेट वाइड काउंसलिंग में जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही नीट काउंसलिंग अपडेट्स, कॉलेज गाइडेंस और स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए देखो रिजल्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।